टॉमहॉक और टाइप 12 मिसाइल टेस्ट से ड्रैगन में खौफ है। इंडो पैसिफिक में चीन की मनमानी रोकने के लिए जापान ने ये बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। जापान ने रक्षा नीति में ऐतिहासिक और रणनीतिक तब्दीलियां की हैं। लंबी दूरी की मिसाइलों से चीन के नौसैनिक अड्डे रेंज में हैं और क्वाड की सैन्य ताकत भी लगातार बढ़ रही है। चीन की घेरेबंदी भी बहुत मजबूत हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडो पैसिफिक इलाके में वैश्विक रक्षा मोर्चे पर इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहा हूं मैं। भारत के सबसे भरोसेमंद और करीबी दोस्त जापान ने भी अपनी रक्षा नीति, अपनी डिफेंस जो स्ट्रैटेजीज है उसमें तब्दीलियां की हैं। टॉमहॉक और टाइप 12 जैसी घातक लॉन्ग रेंज मिसाइलों का सफल परीक्षण जापान ने किया है। इस कदम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी और विस्तारवादी जो चालबाजियां हैं उन पर लगाम जरूर लगेगी। यूके देवनाथ ग्रुप कैप्टन मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर, जय हिंद। चाइना जिस तरह से अपने पूरे उस इंडो पैसिफिक इलाके को अपनी बपौती समझता है, अपनी प्रॉपर्टी समझता है, तो जो छोटे छोटे मुल्क हैं, चाहे ताइवान हो, जापान हो, इन सब देशों को ने भी अब ये डिसाइड कर लिया है कि जब तक आप दबाव बनाने की रणनीति पर काम नहीं करेंगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और रशिया यूक्रेन की जंग देखने के बाद, अमेरिका ईरान की जंग देखने के बाद जो छोटे मुल्क है सर, उनको थोड़ी हिम्मत जरूर आई है। जी हाँ अमित, हो ये रहा था हाँ। कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि वो अपनी फौज को हमेशा डिफेंसिव फौज रखेगा और कभी भी ऑफेंसिव फौज नहीं बनाएगा। यानी वह जो आर्मी नेवी एयरफोर्स का गठन करेगा भविष्य में जापान, वो सिर्फ जापान को बचाने के लिए होगी। जापान कभी भी दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा। लेकिन पिछले एक दशक से अमेरिका लगातार जापान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि जापान भी अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स को ऑफेंसिव रोल के लिए, यानी हमला करने के लिए तैयार बनाए। यानी जापान जो है अपना जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाए। होता ये अमित है कि अगर किसी देश को अपने को सिर्फ डिफेंड करना है तो उनका डिफेंस बजट अगर 1, 2, 3% है तो चल जाता है। लेकिन अगर किसी देश को आक्रामक रुख अख्तियार करना है तो फिर डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ता है। डिफेंस बजट को 3%, 4% जीडीपी का करना पड़ता है। अब अमेरिका ने जो जापान के ऊपर ये दबाव डाला है, इसके बहुत बड़े कारण कुछ ऐसे हैं कि अभी जापान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सोच रही हैं कि भविष्य में सेनकाकू आइलैंड को लेकर चीन के साथ तनातनी हो सकती है। दूसरी बात है कि अमेरिका ने भी ये इंडिकेशन दी है कि अमेरिका जो इतना बड़ा एयरबेस और नेवल बेस जापान के ओकिनावा में चलाता है, उसके रखरखाव के लिए जापान भी अपने डिफेंस बजट से कंट्रीब्यूट करे। तो इन मिसाइलों को बनाने के बाद जापान करेगा क्या? जाहिर बात है जापान का उस इलाके में एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ टेंशन है, चाइना। नॉर्थ कोरिया के साथ भी जापान के टेंशन है। तो जापान क्या वाकई इन हथियारों का इस्तेमाल चीन की मेन भूमि या नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कर सकता है? वो एक मिलिट्री सवाल है, क्योंकि जहां तक मिसाइल टेक्नोलॉजी का सवाल है, नॉर्थ कोरिया जापान से बहुत आगे है और चीन तो जापान के मुकाबले मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। जी अमित। बिल्कुल, मेरे साथ आलोक सहाय भी बने हुए हैं। आलोक सर, अब जो जंग है वो उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो चुकी है। आपको भारी भरकम हथियार या आईसीबीएम्स लेकर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रैटेजी प्लान करिए, आप छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल करिए, आप छोटी छोटी फ्रिगेट्स का इस्तेमाल करिए, आप लड़ाई लड़ सकते हैं। ईरान ने बहुत सारे देशों को सर कम से कम जंग लड़ने की एक नई सलीके और तरीके को सिखा तो दिया ही है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन युद्ध भी जो इधर एक साल में जो नया रूप ले रहा है, कुछ महीनों से बल्कि मैं कहूंगा, और ईरान का युद्ध, ये दोनों युद्ध विश्व के लिए एक आईना है कि हमें अब आगे की लड़ाई के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। और खास करके ईरान ने यह बता दिया है कि आप अपने सामरिक जितने भी आपके समर्थ हैं, आपके जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, उसकी सुरक्षा अगर आप अच्छी तरह से कर पाते हैं, पहले से प्लानिंग करके, अंडरग्राउंड लोकेशंस बना करके, तब आप युद्ध में लंबे समय तक टिके रह पाएंगे। और आपकी जो मिसाइल क्षमता है, मिसाइल की जो मारक क्षमता है, उसका स्टॉक पाइल आपके पास काफी ज्यादा होना चाहिए। आपके पास काफी प्रभावी आक्रामक ड्रोन्स होने चाहिए। तभी आप बिना दुश्मन के एरिया में अपने फाइटर जहाज भेजे हुए
बिना दुश्मन के यहाँ अपने सैनिक भेजे हुए आप किसी भी दुश्मन को, दूर बैठे हुए दुश्मन को आप तबाह कर सकते हो और महीनों तक तबाह कर सकते हो। ये एक शिक्षा मिली है पूरे विश्व को ईरान युद्ध से, और इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए, हर एक देश अब ड्रोन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है, तरह तरह के ड्रोन टेक्नोलॉजी बना रहा है, तरह तरह के एयर डिफेंस पर आधुनिक रिसर्च हो रहे हैं कि कैसे हम जो मल्टीपल मिसाइल्स अटैक होते हैं, क्लस्टर मिसाइल्स अटैक होते हैं, उससे कैसे हम निपटे। आप देखिए, लेजर टेक्नोलॉजी डेवलप करके लगाई जा रही है कि कैसे हम कम दामों के हथियारों से जो इंटरसेप्टर, जो बड़े बड़े महंगे इंटरसेप्टर्स हैं, थार्ड पैट्रियट, इस तरह के जो मिसाइल्स है, उसके बदले हम सस्ते तरीके निकालें इन मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने के लिए। तो इस तरफ काफी ज्यादा प्रयास हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अब युद्ध लड़ने की तैयारी हो रही है, लेजर वेपन से अब युद्ध लड़ने की तैयारी हो रही है, ड्रोन्स डेवलप किए जा रहे हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स में बहुत ही आधुनिक रिसर्च विभिन्न देश कर रहे हैं, और युद्ध का रूप, निश्चित रूप से युद्ध का स्वरूप भविष्य में बदल चुका है। जी हाँ अमित जी। बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी मेरे साथ है। कैप्टन साहब, एक और अहम बात यह है कि कभी कभी जैसे यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है, ईरान अमेरिका से लड़ रहा है, और जापान, ताइवान जैसे जो देश हैं वो चाइना को आंखें दिखाते हैं, लेकिन जो वॉर स्ट्रैटेजीज़ हैं, नंबर्स को देखिए, आप इन्फो डेटास को स्टडी करें तो लगता है ये बच्चे हैं। अब चाइना के सामने ताइवान और जापान की हैसियत क्या है, ईरान की हैसियत अमेरिका के सामने क्या है, रशिया के सामने यूक्रेन की हैसियत क्या है, लेकिन उसके बावजूद ये सब देश लड़ रहे हैं, जंग में डटे हुए हैं। जी हाँ अमित जी, ये समझना पड़ेगा कि युद्ध में जो कमजोर मुल्क है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हार जाए, तबाह हो जाए। हर कमजोर मुल्क की अपनी कुछ अंदरूनी विशेष प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो युद्ध में लंबे समय तक टिका रह सकता है। ईरान क्लासिक एग्जाम्पल है, यूक्रेन क्लासिक एग्जाम्पल है। असल में हम अगर याद करें तो गजा में हमास क्लासिक एग्जाम्पल है कि गजा पूरा मटियामेट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। 20 लाख की आबादी है गजा की, और उसमें 72,000 लोगों को मार दिया गया है, तो लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। तो इसमें किसी भी युद्ध लड़ते वक्त मनोबल, यानी क्या टोटल नेशनल पावर जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें देश के लोगों का मनोबल कैसा है। दुनिया में काफी सारे देश ऐसे हैं जो कि शुरुआती दौर में ही घुटने टेक देते हैं। क्लासिक एग्जांपल अभी रिसेंटली वेनेजुएला का है कि अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, वो वहां 3 महीने तक डिप्लॉयड रहा, और उसके बाद वेनेजुएला में अंदरूनी हालत ऐसे हो गई कि राष्ट्रपति के खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट दगाबाज निकली, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका के साथ मिल गए, उनके जो जनरल्स हैं वो अमेरिका ने खरीद लिए। तो वेनेजुएला जो है दूसरे एक्सट्रीम में है, जहां प्रेसिडेंट को उठा के ले गए और एक भी शॉट किसी ने नहीं फायर किया, और वरन उसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो तो अब वेनेजुएला को अमेरिका को बेच रहे हैं। तो किसी भी देश में युद्ध करते वक्त आम जो आवाम होती है, जनता होती है, उनकी मनोभावना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जापान देख लीजिए, जापान के ऊपर अमेरिका ने फाइनली एटम बॉम्ब गिराकर उनको बाध्य किया सरेंडर के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध होता रहा, जापान सरेंडर नहीं करेगा, युद्ध और लंबा चढ़ा। अमेरिका ने जापान के ऊपर स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग की, अमेरिका ने जापान के हर शहरों पर कन्वेंशनल हैवी बॉम्बर्स, उस वक्त जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे उनसे बॉम्बिंग की, लेकिन जापान ने घुटने नहीं टेके। फाइनली अमेरिका को मजबूर होकर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना पड़ा। तो ये देश की प्रवृत्ति होती है। हम कुछ दूसरे देशों के बारे में बात कर सकते हैं जहां जब दुश्मन आया हमला करने तो देश के अंदर ही कुछ लोगों ने दुश्मन के साथ मिलकर दुश्मन को पैसे दिए लड़ने के लिए। कई देश ऐसे हैं जहां जब दुश्मन लड़ने के लिए आया तो देश के अंदर ही कुछ लोगों ने दुश्मन के साथ व्यापार करते हुए अपने को और ज्यादा अमीर बनाया। तो हर तरह की मनोभावना होती है युद्ध के दौरान। जी बिल्कुल। आलोक सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ।
सर, क्या ये वक्त आ गया है कि एक बड़े मुल्क से जंग के लिए कई सारे छोटे मुल्क एक हो जाएं? अब जैसे एशिया की बात करें तो चाइना सबके लिए ख़तरा, तो छोटे देश जो हैं समंदर के किनारे रह रहे हैं वो सारे मिलकर एक हो जाएं, मिडिल ईस्ट में ईरान के ख़िलाफ़ सारे एक हो जाएं, या अमेरिका के ख़िलाफ़ जो क्यूबन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़ हैं, वो एक हो जाएं। क्या ये सिचुएशन आने वाले सालों में आपको लगता है हो सकती है क्या? अमित जी, देखिए, ये बड़ा स्वाभाविक है कि अगर एक क्षेत्र में एक कोई बड़ा देश बड़ा खतरा बन के उभरता है, तो जो जो छोटे छोटे देश होते हैं वो आपस में संगठन बनाने लगते हैं कि कैसे अपना बचाव करें। लेकिन अभी जो साउथ चाइना सी में जो हो रहा था या इंडो पैसिफिक में जो हो रहा था, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए कोई मजबूत शक्ति नहीं खड़ी हो पा रही थी। जी। ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका को वहां से इतने जुगाड़ करने पड़ रहे थे, इतने इंतजाम करने पड़ रहे थे। जी। अब जापान में जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है, उससे चाइना को एक अच्छा काउंटर मिलेगा और इसीलिए चाइना घबराया हुआ है कि जापान, जैसा कि हमारे देवनाथ सर ने बताया कि जापान ने अब अपनी नीति बदल ली है। अभी देखिए, इसी जुलाई में उन्होंने अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन किया है, जो पहले नहीं था। 1940 के आसपास में जो आक्रामक रुख जापान का देखा गया था, जो चीन के एक बड़े भूभाग पर जापान ने कब्जा कर लिया था, उसमें उनके इंटेलिजेंस जो संस्था थी उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो बड़े क्रूर रूप उनका द्वितीय विश्व युद्ध में देखा गया है विश्व के द्वारा। तो जापान ने फिर से अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की है पिछले ही महीने में। तो इससे भी चीन के कान खड़े हो गए हैं। आप देखिए, अगर वॉर टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है, और अगर जापान रक्षा के क्षेत्र में अपना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना शुरू करेगा, तो बहुत जल्दी ही वो चाइना के खिलाफ एक बड़ी शक्ति के रूप में साउथ चाइना सी में खड़ा हो जाएगा और सभी देशों का एक सहारा बनेगा। आप देखिए, वो 6th जनरेशन फाइटर पर रिसर्च कर रहा है, जिस तरह के मिसाइल टेक्नोलॉजी वो डेवलप कर रहा है, जिस तरह के रडार टेक्नोलॉजी उसने डेवलप करने शुरू कर दिया है, उसने तुरंत अपनी रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर दी है। ये चाइना के लिए खतरा बन रहा है, और अमेरिका के लिए, और साउथ चाइना सी में जो छोटे छोटे देश हैं, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, वो ताइवान है, इनके लिए एक राहत की बात है। जी हाँ अमित जी। बिल्कुल। यूके देवनाथ साहब भी मेरे साथ बने हुए हैं। सर, अभी अगर हम वेपन कैपेबिलिटीज़ की बात करें, वॉर कैपेबिलिटीज़ की बात करें, जो जो छोटे देश हैं वो भी इनोवेशन में लगे हुए हैं। हालांकि चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, रशिया, फ्रांस जैसे बड़े प्लेयर्स ज़रूर डिफेंस मार्केट में हैं, लेकिन अब भारत का भी जो इंडिजिनस डिफेंस मार्केट है वो ग्रो कर रहा है। वैसे भी जो छोटे देश हैं दुनिया के, बाकी खितों के दुनिया के, वो भी अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, अपने डिफेंस एडवांसमेंट पर लगातार वो भी एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं। सर, जी हाँ अमित जी, हो क्या रहा है कि जैसे ड्रोन है, ड्रोन के लिए टेक्नोलॉजी भी आसानी से मिल जाती है। ड्रोन के स्पेयर पार्ट्स भी इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप घर में ही एक ड्रोन बनाना चाहें अपने घर के गैराज में, बहुत आसान है, क्योंकि ये सारे कॉट्स आइटम हैं, कमर्शियली ऑफ द शेल्फ मिल जाते हैं। अगर आप एक सूटकेस ला के हांगकांग, टोक्यो, अबू धाबी और दिल्ली की या बॉम्बे के किसी सुपरमार्केट में चले जाएंगे, आपको ड्रोन के सारे कंपोनेंट वहां मिल जाएंगे। इसी तरह से क्रूज मिसाइल बनाना तो अब अमेरिका में स्कूल के बच्चे प्रोजेक्ट में बना रहे हैं, क्योंकि उसका जो विंग बॉडी कॉम्बिनेशन है वो आसानी से प्रिंट हो जाता है, कॉलेज के प्रिंटर में ही प्रिंट हो जाता है। उसके जो इंजन है वो तो आजकल टॉयज में लगे होते हैं। आजकल तो बच्चे खिलौने में जो रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें ही ऐसे जेट इंजन लगे होते हैं, क्योंकि खिलौने के इंजन हैं, तो उनको इजीली आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं और एक क्रूज मिसाइल बना सकते हैं। जीपीएस गाइडेंस तो इतना सरल हो गया है, हम, आप और हमारे बच्चे इजीली जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, और उसको मैरी करना विद टारगेट इंफॉर्मेशन बहुत ही आसान है। जीपीएस में अगर आप देखें, वो हमें और आपको ही बता देता है कि रूट टू हरिद्वार ऐसा है, रूट टू इंडिया गेट ऐसा है। उसके आगे आपको उसको उसको बस एक क्रूज मिसाइल में फिट करना है, और टारगेट का जो कोऑर्डिनेशन है वो फीड करना है। और जिस तरह से हमारी और आपकी कार हमें बता देती है कि घर से सरोजिनी मार्केट कैसे जाना है, वो क्रूज मिसाइल भी आसानी से उस टारगेट तक पहुंच जाती है। छोटे देशों को एक और एडवांटेज ये है कि सारे जो छोटे देश हैं वो एनोनिमस रहते हैं, उनके यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट होती है कोई इतने ध्यान से फॉलो नहीं करता है।
एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे भारत या चीन या अब जापान अगर कुछ कर रहे हैं तो दुनिया भर की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, मोसाद, CIA, KGB, भारत की हमारी IB, रॉ, सब ध्यान से देखती है क्या हो रहा है। लेकिन अगर छोटा सा एक देश है, वो छोटा सा कुछ वेपन सिस्टम डिप्लॉय कर रहा है तो कोई नहीं देखता। देखिए, ड्रोन थोड़ा गेम चेंजर है। अगर हम 2018 की याद करें, पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल बड़ी तादाद में हुआ नगोर्नो काराबाख के युद्ध में। इस तरफ आर्मेनिया, उस तरफ अजरबैजान। और पहली बार दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ने देखा कि ड्रोन का इस्तेमाल, ड्रोन सस्ते होते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप खरीद लीजिए जी। रेडीमेड ड्रोन। भारत में तो आप कहीं पे भी जाएंगे, शादी के मौसम में ड्रोन चल रहा है। वो अगर एक टीवी के कैमरे को लेके उड़ सकता है तो उस टीवी का कैमरा उससे डिसमाउंट कर दीजिए, उस वहां पर आप 3 किलो का एक बॉम्ब फिट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत तो शुक्रिया। FOV। जी, जी। कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया, आलोक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। जल्द लौट रहे हैं।